अगर आरक्षण का सही अर्थ समझना है तो ये वीडियो पूरी देखें। आज हमारे देश में जिस चीज को सबसे ज्यादा खतरे में बताया जाता है वो है भारत का संविधान, और इसी संविधान की रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की है। वर्ष 1891 में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था और उन्हें भारत के संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कई दशकों से राजनीति होती आई है और भारत में कुल मिलाकर छोटी बड़ी 2858 पार्टियां हैं, जिनमें से 212 पार्टियां ऐसी हैं जो खुद को अंबेडकर के सिद्धांतों से प्रेरित बताती हैं और इनके नेता अंबेडकर के नाम की ठेकेदारी करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इनमें से किसी ने भी आप लोगों तक अंबेडकर के असली विचारों को पहुंचने नहीं दिया। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के कुछ ऐसे विचार लेकर आए हैं जिन्हें मानना तो दूर बल्कि भारत के लोगों ने ठीक उनके विपरीत काम किया है, और आप भी आज हैरान रह जाएंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को मनाना, लोगों को बधाई देना तो एक तरीके से एक परंपरा सी बन गई है और सभी लोग उसे निभा देते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ठीक से समझा कोई नहीं। असल में आजाद भारत को लेकर अंबेडकर के जितने भी विचार थे और वो जिस तरह के भारत का सपना देखते थे, उन विचारों का कभी पालन हुआ ही नहीं। अंबेडकर मानते थे कि कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता और इसीलिए किसी भी नेता की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा करना इस देश के नागरिकों के लिए सही नहीं होगा। यानी अंबेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के खिलाफ थे। लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में अंबेडकर की हजारों मूर्तियां बनवाई और उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगे, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर की ही है। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर ये कहकर गए हो कि मेरी मूर्ति बनवाई जाए, बल्कि वो तो इसके खिलाफ थे। असल में उनकी प्रतिमाएं बनाकर अलग अलग पार्टियां वोट बटोरना चाहती हैं, अपनी मार्केटिंग करना चाहती, और ये स्थिति तब है जब वहां से लगभग 80 साल पहले 18 जनवरी 1943 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वो मूर्तियों के उपासक नहीं है, वो उन्हें तोड़ने में विश्वास रखते हैं। इसी भाषण में वो ये भी बताते हैं कि उनके लिए यह कहा जाता है कि वो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना से नफरत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो गांधी और जिन्ना को नापसंद करते हैं क्योंकि वो किसी भी नेता की बजाय अपने देश से प्यार करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। अंबेडकर ने अपने इस भाषण में यह बात भी कही थी कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग एक दिन ये बात जरूर सीखेंगे कि कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता और नायक पूजा का सच भारत में हमेशा कठोर और दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा। ये कहकर गए वो यह शब्द डॉक्टर अंबेडकर के थे, लेकिन हमारे देश में इस पर जरा भी अमल नहीं हुआ और हमारे देश के नेताओं ने उन्हीं की प्रतिमाएं भारत में बनवाई और उन्हीं की नहीं। आज हमारे देश में सबसे जो बड़ी परंपरा है राजनीति में, वो नेताओं की प्रतिमा बनाना और हर जगह बनाकर उन्हें लगा देना, यह हमारे देश की परंपरा बन चुकी है। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। 30 नवंबर 1990-48 को जब संविधान सभा में आरक्षण पर बहस हुई, तब अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण लागू होने के 10 साल में इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि जिन्हें आरक्षण दिया गया है, क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने ये वजह बताई। ये आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। ये विकसित होने का एकमात्र एक अधिकार है। लेकिन हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति की वजह से अंबेडकर के इस विचार की गंभीरता को समझा नहीं गया और हमारे देश की राजनीति ने आरक्षण की व्यवस्था को स्थायी बना दिया। आज भारत में किसी पार्टी में किसी नेता में इतना दम नहीं कि वो आकर ये कह दे कि वो आरक्षण को बंद कर रहा है। यहां तक कि यह बात हम बार बार कहते आए हैं कि आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है उनके बारे में एक आकलन होना चाहिए, और अगर किसी एक परिवार को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वो परिवार अब इस स्थिति में आ गया है कि उसे अब इस बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर उसका आरक्षण बंद होना चाहिए और फिर ये आरक्षण ऐसे परिवार को मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें वाकई आरक्षण की जरूरत है, जिन्हें इस बैसाखी की जरूरत है। आज हमारे देश में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं। अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, अंबेडकर के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनमें भी ये हिम्मत नहीं है कि वो डॉक्टर अंबेडकर के इस विचार को अपने लोगों के सामने स्वीकार कर ले।
कोई इस बारे में बात भी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करेंगे चुनाव हार जाएंगे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने तो आरक्षण को समाज के को सुधारने के लिए पेश किया था देश के सामने, लेकिन उनके चेलों ने, उनके शिष्यों ने इसे चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला बना लिया। डॉक्टर अंबेडकर भारत बंद और सत्याग्रह जैसे पारंपरिक आंदोलनों के भी खिलाफ थे, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उनके इस विचार को भी कभी नहीं अपनाया। वर्ष 1949 में संविधान सभा में दिए अपने आखिरी भाषण में अंबेडकर ने कहा था कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसे प्रजातंत्र में विरोध जताने की उन परंपराओं को छोड़ना होगा जिनमें सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब लोग संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी पारंपरिक आंदोलन को विरोध के तरीके के रूप में अपनाएंगे तो फिर आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको अगर ठीक से समझना चाहें तो मैं आपको उनका यह भाषण पढ़कर सुनाता हूं, पर आपसे दरख्वास्त है ध्यान से सुने, तभी पूरी बात समझ में आएगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं वरन यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचारों अनुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक हम अपनाएं। इसका अर्थ यह है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें। इसका अर्थ यह है कि सभी ने अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का हम परित्याग करें। आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग ना रहे तब तो इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना बहुत कुछ रूप में न्यायपूर्ण हो सकता है, पर जब संवैधानिक रीतियों का मार्ग खुला हुआ है कि इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना कभी न्याय संगत नहीं हो सकता। ये रीतियां अराजकता के सूत्रपात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और जितना शीघ्र इनका परित्याग किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए कही क्योंकि उनके मुताबिक जब इस तरह की सविनय अवज्ञा का जो दौर चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, यानी इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन जो होते थे, ये जब तक हम गुलाम थे, दूसरा देश हम पर शासन कर रहा था, यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे, हम गुलाम थे, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, तब तक ये सत्याग्रह, ये धरने प्रदर्शन, ये हड़ताल, ये सारी जो चीजें हैं, ये भारत बंद, असहयोग आंदोलन, तब तक तो इसके लिए कोई जगह थी, क्योंकि हम किसी विदेशी ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे और उससे हम असहयोग करना चाहते थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो चुका है और जब हमारे देश में एक संविधान बन चुका है, हमारे देश में नियम कानून बन चुके हैं, और वो भी हमारे देश के लोगों ने बनाए हैं, हमारे अपने नेताओं ने बनाए हैं, हमारी अपनी चुनी हुई सरकार ने बनाए हैं, तो फिर हम अपने ही देश के संविधान के खिलाफ, अपने ही देश की व्यवस्था के खिलाफ असहयोग कैसे कर सकते हैं? उसके खिलाफ आंदोलन कैसे कर सकते हैं? उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसीलिए उन्होंने कहा कि आजादी मिलते ही अब इस तरह के आंदोलन, भूख हड़ताल, बंद वगैरह समाप्त हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, और आप देखते हैं कि आज भी हमारे देश में प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वही चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। यानी उसी तरह की भूख हड़ताल होती है, उसी तरह के बंद किए जाते हैं, चक्का जाम किया जाता है, असहयोग आंदोलन किया जाता है, धरने पर बैठा जाता है, विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, सड़कों को रोक दिया जाता है। इस तरह की चीजें आज भी की जाती है। इसी तरह अंबेडकर भारत में एक देश एक कानून की व्यवस्था चाहते थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पक्ष में थे। लेकिन हमारे देश की पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कभी भी इस पर विचार करना तक जरूरी नहीं समझा। 23 नवंबर 1990-48 को संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोरदार बहस हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव रखा गया कि सिविल मामलों के निपटारे के लिए देश में एक समान कानून होना चाहिए या नहीं। लेकिन उस समय संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहेब, नजीरुद्दीन अहमद महबूब अली बेग, साहब बहादुर पोकर साहब बहादुर और हुसैन इमाम ने एक मत से इसका विरोध किया, और उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम बड़े कांग्रेस नेता भी इसके खिलाफ थे, जबकि अंबेडकर इसका समर्थन कर रहे थे। और उस दिन उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हूं, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। सोचिए डॉक्टर अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने 74 वर्ष पहले ही यह कह दिया था कि अगर देश को एक समान कानून नहीं मिला तो देश के सामने ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा होगी जो आज हमारे सामने है। अंबेडकर ने इसके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था की थी।
जिसके तहत भारत के संविधान का आर्टिकल 44 ये निर्देश देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जब तक जीवित रहे, उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी कुरीतियों का हमेशा विरोध किया, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां आज भी चुनावों में जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करती है। आजकल आपने देखा होगा, भारत की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है और नेता बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने सोशल इंजीनियरिंग कर दी। आज भारत की राजनीति से जाति ऐसे चिपक गई है कि जैसे ये कभी भारत को छोड़कर जाएगी ही नहीं। अंबेडकर को भारत की राजनीति में हमेशा से एक एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया और उनके नाम पर कई पार्टियों ने चुनाव भी जीते, सरकार भी बनाई। दलितों के नाम पर, दलितों के उत्थान के नाम पर जो नेता आए, उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े बंगले बना लिए, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली और जीवन के हर ऐशो आराम उन्होंने अपने लिए इकट्ठा कर लिया। दलितों के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। लेकिन एक सच ये भी है कि खुद अंबेडकर आजाद भारत का अपना पहला चुनाव हार गए थे। 1951 और 52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम से अपनी एक पार्टी बनाई, जिसने देश भर के 10 राज्यों में 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तब की बात है, लेकिन उनकी पार्टी को 35 में से केवल 2 सीटें मिली थीं और डॉक्टर अंबेडकर खुद बॉम्बे लोकसभा सीट से चुनाव हार गए और वो चौथे नंबर पर रहे। उन्होंने अपना पहला चुनाव कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार से हारा जो बतौर सहायक उन्हीं के साथ काम कर चुका था, यानी अपने सहायक से ही चुनाव हार गए और कांग्रेस पार्टी के इस नेता का नाम था कर, यानी इस देश के लोगों ने ही अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया। इसलिए एक बात समझने वाली है कि अंबेडकर का नाम इस्तेमाल करके चुनाव जीता तो जा सकता है, लेकिन अंबेडकर के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आप सिर्फ चुनाव हार सकते हैं और कुछ नहीं। अंबेडकर ने अपनी मृत्यु के बाद न जाने कितने नेताओं की जिंदगी बना दी, कितनी पार्टियों को सत्ता तक पहुंचा दिया, आज भी पहुंचा रहे हैं। कितने वोट उनको दिलवा दिए, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। इसलिए हार गए क्योंकि उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे, वो सही थे, वो सच के साथ थे। और हमारी जो राजनीति है वो झूठ पर खड़ी हुई है, धोखे पर खड़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि उस समय भी हमारे देश के बहुत सारे लोग अंबेडकर को एक नेता के तौर पर तो पसंद करते थे, लेकिन वोट उन्हीं पार्टियों को देते थे जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती थी। भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री भी थे, लेकिन वर्ष 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल वापस लिया तो अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। यह बिल 1951 में पेश हुआ था, जिसके तहत हिंदू धर्म में विवाह, संपत्ति के बंटवारे और महिलाओं को तलाक का अधिकार सुनिश्चित किया गया। उस समय बहस इस बात पर थी कि केवल हिंदू धर्म के लोगों पर ही इस तरह का कानून क्यों थोपा जा रहा है। जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून या बिल क्यों नहीं लाया गया। ये सारी बहस पहले आम चुनाव के समय हो रही थी, इसलिए नेहरू ने इस बिल को टाल दिया, ये सोचकर कि इस पर कुछ भी अगर करेंगे तो चुनाव में नुकसान हो जाएगा। यानी हमारे देश में शुरुआत से सरकार कोई भी फैसला जब लेती थी तो चुनावों को ध्यान में रखकर लेती थी। और इसी से नाराज होकर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। एक और बात, नेहरू ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न पुरस्कार दिया था। खुद प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आप को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री रहते हुए वर्ष 1971 में भारत रत्न मिल गया था और इसी तरह उनके बेटे राजीव गांधी को उनकी मृत्यु के 2 साल के बाद ही 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। लेकिन भीमराव अंबेडकर को उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल को भी भारत रत्न का सम्मान तब मिला जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को असली श्रद्धांजलि वहीं होगी, यही होगी कि हम उनके असली विचारों का, उनके असली सिद्धांतों का अनुसरण करें, क्योंकि अंबेडकर के विचारों को ना मानना, उनके विपरीत काम करना उनका सबसे बड़ा अपमान होगा, जो कि हमारे देश के तमाम नेता, उनके नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां और उनके जो अपने आप को उनके अनुयायी बताते हैं, वो सब एक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का दिन रात हर रोज अपमान कर रहे हैं। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आगे वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।
यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।